बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। बात की जाती है पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम की, पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से। लेकिन कुछ अपोजिशन कहते हैं ना, तनकीद बराए तनकीद, और कुछ चीज़ों में ऐसी जगह पे जहाँ पर पाकिस्तान को कुछ अगर मिल रहा है या पाकिस्तान कुछ हासिल कर रहा है, उसमें से भी कोई ना कोई हिच निकाल रहे होते हैं। हम PSL के हवाले से जिक्र करें तो ये भी अब एक नया कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है कि जी यहूदी ब्रांड है और इसराइल और फ़लस्तीन का जिक्र। पाकिस्तान के लिए सोचिए भाई, हम किसी जमात की तरफ इशारा नहीं करना चाहते, लेकिन बात ये आती है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा भी एक फोरम हुआ, मिनरल इन्वेस्टमेंट 2025 जो फोरम था, उसको देखा जाए। उसके अलावा जो इस वक्त वज़ीर आज़म का दौरा चल रहा है बेलारूस का, नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ मौजूद हैं जो कि PMLN के सदर हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए काउंट करती हैं। आप कोई काम में कीड़ा निकाल सकते हैं, आप काम के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, तरीक़ाकार पे तनकीद हो सकती है, लेकिन उस मकसद को आप अगर हिट करना चाहेंगे तो वो पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरादिफ होगा, क्योंकि जिस कंडीशन से पाकिस्तान गुजर रहा है। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ पहलुओं से बात की जाएगी, सियासी हवालों से भी बात की जाएगी, PTI के तनाजुर में भी बात की जाएगी, पीपल्स पार्टी के तनाजुर में भी बात की जाएगी, क्योंकि नहरों का भी तस्करा चल रहा है, कुछ वहाँ से भी गम गुस्सा नज़र आता है, बार बार धमकी आती है इत्तेहाद तोड़ने के हवाले से। मईशत को बेहतर किस तरह किया जाए, ये हमारी जो इस वक्त टॉप ब्रास है और उसके अलावा लीड जो है हमारी पॉलिटिकल, वो इस चीज़ की फ़िक्र में है। हमारे वज़ीर ख़जाना रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आम आदमी के ऊपर जो बोझ गिर रहा है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर, उस पर बात की जा रही है। आज के प्रोग्राम में जो इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हुज़ैफ़ा रहमान मावन खुसूसी वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत सकाफ़त और विरसा भी हैं। खुशामदीद कहते हैं हुज़ैफ़ा आपका। बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना, पाकिस्तान के बहुत सारे MOU साइन हुए, मैं खुद उसमें शरीक रहा। आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इस वक्त वो फोरम कैसा है? देखें जी, अगर आप मुझसे कहें जी एक लाइन में उस फोरम की वजाहत करें जो एक रेडी बांध समझ सके और एक आम आदमी जो आम पाकिस्तानी है, लंबी हम बात करते रहे पाकिस्तान मिनरल्स फोरम, वो गूगल पे सर्च शुरू कर दे, करना क्या जा रहे हैं। ये सिर्फ एक लाइन ये है कि पहले आप अपनी चीज़ जो है वो अनारकली में बेच रहे थे, अब आप अपनी चीज़ हैरड्स या सेल्फ्रिजेस में जाके बेचेंगे। ओके, यानी आप अपना हीरा भी हीरा कर नहीं बेच पा रहे थे, पहले अपना ज़रकून हीरा करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे थे। ज़रकून एक आम पत्थर होता है, यानी आपके पास ऐसे ऐसे स्टोन्स हैं कि ग्रीन एमराल्ड जो कि रोलेक्स भी अपनी वॉचेज़ में यूज़ नहीं कर पाता, इतना एक्सपेंसिव वो है, वो आपके KPK में भरा पड़ा है। आपका ग्रीन ऑनेक्स, अगर आप इंडिया, आपका हमसाया मुल्क है, उनका पिंक ऑनेक्स जो है दुनिया के अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोन होता है। इसमें से लाइट क्रॉस होती है, अगर आप अपनी वॉल्स पे लगा दें, इसको अपने वॉशरूम्स में यूज़ कर लें। पूरा आपका एक 5 तारा होटल है कोयटा में, वो पूरा ग्रीन ऑनेक्स से भरा हुआ है। कोयटा के अंदर उसके पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो मकसद क्या, मकसद कि स्टोन निकला, फैक्ट्री गया, स्लैब्स कटिंग यहाँ पर लग गया, कुछ आपने बाहर अगर बेच दिया। इस फोरम का मकसद ये होगा कि पाकिस्तान जो एक मादनियात से भरपूर मुल्क है, मादनियात भी ऐसी ऐसी मादनियात है जो दुनिया में कहीं नहीं है, अगर दुनिया में है तो यानी कम है तादाद उसकी। $53 ट्रिलियन एस्टिमेटेड कहा जा रहा है, लेकिन मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। अच्छा, नहीं, मुझे देखिए इस बात को मैं, ज़ाहिर है आप बता रहे हैं तो ज़ाहिर है हक़ाइक़ ज़ाहिर है जब सामने आएंगी, मादनियात निकलेंगी, समझ आएगी। लेकिन अहम बात क्या है कि आप पहले अपना रॉ मटेरियल बेच रहे थे, लोग आते थे आपके पास, लीज़ लेते थे, अरबों में लीज़ लेते थे, करोड़ों में नहीं लेते थे, लेकिन वो अरबों भी आपको बड़ा लगता था, आप लीज़ दे दिया करते थे। तो अब क्या है, अब फर्क क्या है? अब क्या होगा, अब ज़ाहिर है रियासत उन बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं दुनिया में, जब उनको एंगेज करेगी, ऑक्शन पर देगी, तो रेट्स आपके बहुत हाई होंगे। ज़ाहिर मकसद कहने का कि अगर रोलेक्स को आप ग्रीन एमराल्ड की 2 कानें दे देते हैं, रोलेक्स अपनी एक वॉच जो है अगर वो 5 करोड़ की बेचता है तो, और उसमें से इतने इतने स्टोन लगाता है, वो आपको ज़ाहिर है एक आम कॉन्ट्रैक्टर या एक आम ठेकेदार, एक आम लीज वाले के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा पैसे देगा। वजह यह कि उसके पास बाय प्रोडक्ट बेचने की ऑप्शन मौजूद है, उसके पास अपना रोलेक्स मौजूद है। अगर रूबी का स्टोन रोलेक्स में लगाना है, हम क्या करते थे, हम इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। गाहक कौन आता था लीज लेने के लिए? आप और मैं। मुकाबला हमारी बिडिंग का होता था, आपने 5 अरब लगाए, मैं 6 अरब, ये तो कई सौ अरब रुपए की चीज हुआ करती थी। अब उसमें मुकाबले की एक फिजा बनेगी, पाथक फिलिप जैसी बड़ी कंपनीज आएंगी, रोलेक्स आएगा, भारत गोल्ड आया है, आपका बड़ी बड़ी अगेन दोबारा उसको एंगेज किया गया है। देखें, जिस जो अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं समझता हूं कि पहले भी सियासी हुकूमतें रहीं, किसी को ख्याल नहीं आया। अब की सियासी हुकूमत प्लस आपकी एस्टेब्लिशमेंट, ज़रा फौज ने इसको फ्रंट से आके लीड किया। ये कितना बड़ा काम है, मैं आपको सच्ची बताऊं। जिस तरीके से SIFC के सम्राट जब आएंगे पता चलेगा, जिसने आइडिया दिया, बहुत बड़ा आइडिया था कि पाकिस्तान में लोग कोई काम नहीं करते, ज़राअत करने को तैयार हैं। ज़राअत में आप गंदम और कपास काश्त ना करें, आप जीरा, हल्दी
और गार्लिक, वो चीजें काश्त करेंगे जो कि पूरी दुनिया के अंदर आपको, यानी 1 एकड़ पे अगर 10 लाख बच रहे हैं, फिर 1 एकड़ पे आपको 1 करोड़ बचेगा। ये एक आइडिया था ना, बड़ा आइडिया था। जब एग्जीक्यूट होगा इसके नतीजे तो आएंगे। ये भी जब एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा इसके नतीजे सम्राट तो आना शुरू होंगे। ये जिसने भी आइडिया है बहुत बड़ा आइडिया है। ये मेरे दिमाग में अक्सर औकात, हम चूंकि वो बिलोंग फ्रॉम साउथ पंजाब, हम बॉर्डर पे बैठे हैं बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान से जब हम अक्सर औकात कोयटा जाया करते थे, ये भी की बात है, मुझे किसी ने कहा जी मुस्लिम बाग में ये फलां कोई बताया मादनियात का, कहते ये सारा चाइना जा रहा है। मैंने कहा कैसे जा रहा है? उन्होंने कहा बस लोकल्स हैं, कुछ लीज हो गई है, कुछ बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और वहां पर इसकी इतनी अशद जरूरत है कि चाइनीज गवर्नमेंट तैयार है कि हम यहां तक मोटर भी देने को तैयार हैं चाइना से, हमें इजीली वहां तक हम इसे पहुंचा सकें। छोटा सा वाकया है, मैं किसी काम से गया हुआ था, वहाँ पे हमारे एक बलूचिस्तान के सेनेटर थे, वो नजर आए, वो फौरन मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि हमारे इलाके में एक ग्रीन कलर का पत्थर निकल रहा है जी, और वो ट्रकों के ट्रक, हमें तकरीबन डॉलर्स में कुछ रकम दी जाती है थोड़ी बहुत, और वो ट्रकों के ट्रक लेके जा रहे हैं जी। और उसमें बताएं आप क्या चक्कर। मैंने कहा जी ये तो फिर आपको मादनियात के जो डिपार्टमेंट है, जो लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए। बाद में पता चला कि जी वो एक ऐसी प्रोडक्ट थी कि जो कि 4,000 डॉलर पर केजी बिक रही थी इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये वो आपकी बात ठीक है। मुझे ये बताइएगा केपीके के अंदर अब इसको बिल को पास कराना है, क्योंकि आपका कुछ कोयटा की बात करें, कुछ केपीके के हवाले से और बहुत बड़ा हिस्सा केपीके के हवाले से, क्या नज़र आता है वहाँ पे जो कुछ सियासत चल रही है और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा? देखिए जी, मैं तो क्योंकि उनकी जो प्रोविंशियल असेंबली है उधर से अप्रूवल लाजमी है। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं तो जब भी बात करता हूँ, मैं सूबाइत से और सूबों से निकल कर बात करता हूँ, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे केपीके हो, ये सब पाकिस्तान है। केपीके अगर अमीर होगा, केपीके अगर जदीद होगा, तरक्की करेगा, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो ये हमेशा वसाइल की तकसीम पे फड्डा हो जाता है मरकज़ से, सूबों से। मैं समझता हूँ अभी भी है, अभी वो नहरों वाला सिलसिला देख लें। मैं ये समझता हूँ कि केपीके गवर्नमेंट को चाहिए, वो ज़रा साथ खड़ी हुई है, केपीके के आवाम को भी चाहिए। अगर ये बिल पास होता है, जाहिर है अगर आप अपना जो है हीरा कर इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के काबिल हो जाते हैं और एक अच्छा आपको ज़रा इन्वेस्टमेंट आती है, सरमाया आता है, तो ज़रा उससे पाकिस्तान तो ज़रा फ़ायदा हासिल करेगा ही करेगा। केपी के एक सूबे की भी ज़ाहिर किस्मत बदली जाएगी। तो उसमें ज़ाहिर है इस चीज़ से इख्तलाफ आप रखेंगे जी फेडरल गवर्नमेंट ये कर रही है, हम ना करें, तो मैं समझता हूँ केपी के आवाम के हक पे डाका मारने के मुतरादिफ होगा। अगर एक कानून साजी हो रही है, वो डील के तौर पे लें कि जी आप डील करें हमारे साथ। नहीं देखें, आपको पता है उनके जहन में तो एक ही चीज़ होती है कि सवाल होता है जिसके पे सारा फसाद है। देखें बात ये कि इस तरह की ना कभी रियासत ने डील कभी की है इस तरह ब्लैकमेल होकर। रियासत से गलतियाँ भी होती हैं, कोताहियाँ भी होती हैं, लेकिन कोई भी फ़र्द रियासत से अबव नहीं होता। ये पूरी दुनिया की मिसाल है, लॉ ऑफ नेचर भी होता है ना जी, कानूनी कुदरत है कि रियासत से ऊपर कोई बंदा नहीं होगा। जिसने रियासत से ऊपर होने की कोशिश की है, वो जो भी हो, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, फिर कुदरत ने ज़ाहिर पूरा दिखाया है कि रियासत ने उसको किस तरीके से डील की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काम होने जा रहा है, सबसे बड़ा फ़ायदा केपीके और बलूचिस्तान को होगा। ज़ाहिर है जितना भी पैसा आएगा इंटरनेशनल मार्केट से, आपका जो शेयर है वो आपका NFC अवार्ड में वो भी बढ़ेगा। आपके सूबे के अंदर भी लामहला ये नहीं हो सकता कि एक जगह से कान में से हीरा निकल रहा है, सोना निकल रहा है, जरकून निकल रहा है, रूबी निकल रहा है, नहीं गवर्नमेंट को मिलना है। नहीं, वो तो शेयर को छोड़ दें, वहां डेवलपमेंट इतनी हो जाती है कि ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बन जाता है। ये गरीब सूबे हैं, यानी कंपैरेटिवली अगर आप पंजाब से कंपैरिजन करें, केपीके के अंदर अगर अंदर एक रास्ता जा रहा है और उधर वहां तक मोटरवे या हाईवे पहुंच गई है, वो कई सौ अरब का मंसूबा है। बलूचिस्तान के अंदर अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाकर दे दें, कुछ भी ना दें, वैसे तो शेयर बड़ा हैवी शेयर जाना है सूबे को, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट इतनी बड़ी कॉस्ट है कि देखें पूरे बलूचिस्तान एक्सेसिबल हो जाएगा। जब इलाके एक्सेसिबल हो जाते हैं, 25% शेयर सूबे को जाएगा, 25 वफाक को मिलेगा। जी वो देखें, वो ज़ाहिर है मैं समझता हूँ 50-50 पे बात मैं कहता हूँ बहुत छोटी चीज़ें हैं। हम सब पाकिस्तान है, मरकज़ के पास पैसे भी आते हैं, वो भी सूबों में भी खर्च होते हैं। अल्लाह खैर करे, आज एक पंजाबी वज़ीर आज़म है, कल एक बलोची वज़ीर आज़म था, उससे पहले सिंध के पास ये उधर रहा। तो हम सब एक हैं, हम एक इकाई हैं। अहम बात हमें ये सोचनी चाहिए कि जो हम डील बना रहे हैं, क्या मेरे मुल्क पाकिस्तान के अकाउंट 1 में पैसे आ रहे हैं? अगर ये आ रहे हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, आपकी इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी। आपकी जो भी आपका हमसाया मुल्क है बेशक, अगर उससे अगर आपकी अब जंग होनी है, कोई एटमी जंग नहीं होनी, इकोनॉमी की जंग होनी है, मौशी की जंग, मईशत की जंग होनी है। मुझे आप ये बताएं कि अगर मरकज अमीर होगा, ऑटोमेटिकली सूबे खुद ब खुद अमीर होना शुरू हो जाएंगे। मरकज ने, जाहिर है, मुझे बताएं, क्या मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान में सियासत नहीं करनी? अगर मरकज के पास पैसे आ जाएंगे, अगर हम बलूचिस्तान को पैसे नहीं देते, डेवलपमेंट नहीं देते, वहां के अपने MNAs को 5-10 अरब रुपए नहीं देते, तो क्या हमें वहां लोग वोट देंगे? क्या हमने केपीके में सियासत नहीं करनी? इसी तरह पीपल्स पार्टी के लिए
यही चीज मैं तहरीक इंसाफ के लिए भी रखता हूं। तहरीक इंसाफ भी मरकज में हो तो उसे मजबूत होना चाहिए, मरकज मजबूत होगा तो सूबे ऑटोमेटिकली मजबूत होंगे, लेकिन कोई ऐसी कंट्रोवर्सी डेवलप नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो सूबे भी मजबूत होंगे, और जाहिर है ये इतना बड़ा मंसूबा है, बस अल्लाह करे इसको किसी की नजर ना लग जाए और कोई इसमें कुछ साजिश का रोल प्ले ना करे। ये जिस बंदे का भी ब्रेन चाइल्ड है ना जी, ये माइंड्स को इस तरीके से यूटिलाइज करने का, और ये मिनरल्स आपके सही अंदाज में थैंक्स टू SIFC, मैं यही बात करूंगा। नहीं, मुझे पता है जिन लोगों का ब्रेन चाइल्ड है, मैं उन्हें जाती तौर पर भी जानता हूं, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर आपकी जनरेशंस पर एहसान कर कर जाएंगे। यकीन करें कि यहाँ पर इतनी मादनियात पड़ी हुई हैं, ये झगड़े ही खत्म हो जाएंगे वसाइल वगैरह। जफर साहब, आपको एक बात बताता चलूं, जो थर्कोल का लिग्नाइट कोल का मंसूबा है, जिसपे मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत प्रोग्राम्स भी किए हैं, दैट इज ओनली वर्थ अबाउट $53 ट्रिलियन। मैंने इसीलिए कहा ये जो अभी फिगर दिए गए मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। सिर्फ थर्कोल का जो लिग्नाइट का जो कोल का जखीरा है, दैट इज वर्थ अबाउट $53 ट्रिलियन। और अगर आप इसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो आपके मुल्क में ₹4 पर लीटर के हिसाब से डीजल होगा, और यूर द लार्जेस्ट, फोर्थ नंबर बल्कि मैं कहूंगा, आप एक्सपोर्टर ऑफ डीजल हो सकते हैं। मैं एक मिसाल आप ये देखें कि आपकी इस पे रिसर्च है, कुछ और है, ये अब आपकी रिसर्च है एक शोबे के ऊपर ना, इस तरह की सैकड़ों मादनियात आपके मुल्क में पड़ी हुई हैं। देखिए, इसको तो हम सबको इनकरेज करना चाहिए ना। स्काई इज द लिमिट। मैं वही कह रहा हूं कि अब वो गंडापुर जो है, गंडापुर साहब वो जरा एक सूबे के वजीर आला है, और मेरा एक पूरा होता है कि अगर कोई बंदा गलत बात ना करे तो मैं ज़रा एक ओहदे का तकद्दुस कम अज़ कम बरकरार रखूं। वो इस पे एक पेज पर आए है, एक अच्छी बात है, लेकिन ज़रा उनकी अपनी पार्टी के अंदर कोई सपोर्ट करना चाहता है, उनको उसमें शिरकत भी करनी चाहिए थी। उस नहीं, फोरम में उनको सारे आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। अब कानून साजी में अगर हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई उनकी पार्टी के लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं तो जाहिर है वो उनकी मुखालफत नहीं कर रहे, बेसिकली वो KPK के वसाइल की मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि अपनी आवाम की मुखालफत। एग्जैक्टली, उनकी आवाम को उसका नुकसान होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी पीपल्स पार्टी के साथ जो आपके इत्तेहाद के हवाले से बात हो रही है, वजीर आला ने यहाँ तक धमकी दे दी है, इत्तेहाद भी तोड़ सकते हैं, नहरों का मसला बड़ा संगीन होता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इस हवाले से कोई बात, किसी ऊंट करवट किसी बैठेगा, कोई बात तय होगी? देखिए, एक बात तो ये कि NFC अवार्ड का तो मसला अभी तक उसी तरह का जूं का तू पड़ा हुआ है। जी शाह साहब, एक बात तो ये है कि एक वाज़ेह बात है कि पीपल्स पार्टी हमारी एक बड़ी मजबूत इत्तेहादी है, और इस वक्त की हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की अलायंस की वजह से ही बनी है। और अगर हम इस हुकूमत में एक मेजर स्टेक होल्डर है बतौर वज़ीर आज़म, काबीना हमारे पास है, तो पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी स्टेक होल्डर है। उन्होंने सदर का ओहदा लिया, हमसे चेयरमैन सेनेट लिया, 2 गवर्नर्स हैं, डिप्टी जो स्पीकर नेशनल असम्बली वो लिए, 2 गवर्नर्स, बलूचिस्तान का वज़ीर आला। अगर मरकज़ में वज़ीर आज़म उनकी मर्ज़ी के बगैर ना बनता उनके वोट से, तो बलूचिस्तान में हमारे वोट के बगैर वज़ीर आला भी ना बन पाता। तो एक दूसरे पे एहसान जतलाना मुनासिब नहीं होता, लेकिन हम एक मजबूत इत्तेहादी हैं। और मैं समझता हूँ तो मुजाहिरों की, और उन्होंने कहा है जी कि हम तो अब सड़कों पे आने मैं मैं समझता हूँ कि हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। और बिलावल साहब ने भी जो बात की कि वो वफाक के साथ खड़े हैं, वफाक को मजबूत करेंगे। अब नहरों का मामला एक कंट्रोवर्सी खुद उन्होंने डेवलप की है। देखिए, नहरों वाला मामला शुरू कहाँ से? पंजाब ने किया, ऐलान वहाँ से हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। बाकी एक तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे ये जो इख्तलाफ है या एक जो हमारे दरमियान जो है एक तलखी है ये बढ़े, लेकिन मैं फैक्ट्स बयान आपको करूँगा। SIFC का मकसद क्या था कि पाकिस्तान के अंदर ज़राअत को प्रमोट किया जाए, ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था कि आपके पंजाब और सिंध के बॉर्डर के ऊपर जो आपका थर रेगिस्तान का इलाका है, चोलिस्तान, वो सारा जो है रेगिस्तान चोलिस्तान आपका हो गया। बखर के पास भी कुछ ज़मीनें पड़ी हुई हैं, लिया के साथ भी, वो सारी गैर आबाद है। वजह क्या है? वहाँ पर बंजर, हाँ, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता, और वो ज़मीनें सारी ऐसे हैं कि जो 5000 रुपये एकड़ पे इस वक्त मिल सकती हैं, लेकिन अगर नहरें आ जाएंगी वो लाखों एकड़ पे कोई देने को तैयार नहीं होगा। ज़्यादा इन नहरों से फ़ायदा होना है आपके सिंध के बॉर्डर को, यानी अगर सादकाबाद, रहीम यार खान, बहावलपुर की ज़मीनें आबाद होंगी तो कश्मीर की ज़मीनें भी आबाद होना शुरू हो जाएंगी, एडजेसेंट है। तो उस वक्त चेयरमैन बिलावल वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने इसको इनकरेज किया, तभी ये मनसूबा बनना शुरू हुआ। अब इस मनसूबे में इतनी कंट्रोवर्सी आ गई, मैं समझता हूँ कि इस कंट्रोवर्सी की जो बुनियाद है वो 1 घंटे में हल हो सकती है। वो ये है कि सिंध हुकूमत ये समझती है कि चूँकि पहले ये दरियाए सिंध से नहरें निकाल लेंगे तो अक्सर औकात बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, पानी ज़ाया होता है समंदर में तो समंदर में जाने के बजाय नहरों में चला जाएगा। लेकिन एक उन्हें अप्रीहेंशन है कि अगर बारिशें कम हो तो पानी की तकसीम कैसे होगी। तो ये तरीक़ेकार बन सकते हैं कि ऐसी हाई पावर कमेटी बन जाए, आईनी तरमीम के साथ हो जाए, कि उसका रेगुलेशन जो है उसका वज़ीर आला सिंध के पास हो कि इन 5 नहरों को कितना कितना पानी देना है, ये वज़ीर आला सिंध की मर्जी और मुशावरत के बगैर अलाउ ही ना हो। यानी जिस तरीके से मरकज़ में बैठे हुए हैं, सिंध हाउस है, उसकी मलकियत सिंध के पास है,
जिस जगह पर नहरें बना रहे हैं या नहरें निकल रही हैं, सिस्टम बनाया गया था लेकिन वो बेकार हो चुका हुआ है। तो वो देखिए वो उसको तरह बिला नहीं चल वजह, रहा। मैं समझता हूँ कि उसको बिला वजह एक मुतनाज़ा बनाया गया। बिल्कुल हुज़ैफा साहब, इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। ये मामलात इतने आसान भी नज़र आते हैं लेकिन इतने मसाइल जो हैं इतने आसान नहीं है, पेचीदा भी हैं। तय देता है इसके अंदर से चीज़ों को खोला जाए तो बहुत कुछ निकल के सामने आता है। मैं कालाबाग डैम कभी नहीं भूलता, उसके हवाले से आज भी हम भुगत रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। हुज़ैफा साहब, मैं बात कर रहा था पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद के हवाले से। नहरों का मसला आपने कहा, SAFC का इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव, ये मैं पहले से इसकी बात करता आ रहा हूँ। 18 अप्रैल को सड़कों पर दमादम मस्तकल अंदर करेंगे। पीपल्स पार्टी को क्या इस वक्त नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त वो एहतजाज की सियासत की तरफ जा रही है, कुछ पॉलिटिकली आप समझ रहे हैं कि चेंज होने वाला है? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बिला वजह एक कंट्रोवर्सी डेवलप कर दी है, या एक अपोजिशन बनने का शौक हो गया उनको? और ये कंट्रोवर्सी डेवलप नहीं होनी चाहिए थी। अब पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत से ये उनके जहन में है कि वो नेगोशिएट करेंगे, कोई चीज़ हासिल कर लेंगे और फिर इस इशू पे सबको कन्विंस कर लेंगे, तो मेरे आप ये बात जहन में रखें, ये पीपल्स पार्टी आग से खेल रही है। फिर आवाम को ये चाहेंगे भी तो कन्विंस नहीं कर पाएंगे। देखिए, काला बाग को मुतनाज़ा बनाया गया था। अब KPK की हुकूमतें चाहती भी हैं तो आपका मियाँ वाली का जो बॉर्डर के ऊपर काला बाग का इलाका या उधर से डेरा इस्माइल खान के लोग मशीनों को जंग लग गया जी, सब कुछ हो गया नहीं, वो मानती नहीं है आवाम। देखिए, इस तरीके से ऐसे मंसूबों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। सर, जिससे बाद 2010 में जिस heavy इलाके cost को वो pay कह रहे थे करें। डूब जाएगा, नौशेरा की बात की जा रही थी, स्वाबी की, 2010 के सलाम में वैसे डूब गया। तो मकसद कहने का ये कि बिला वजह आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग के, अगर आपने कुछ और बारगेन नेगोशिएट करना है किसी से भी, हुकूमत से, किसी और से, तो आप कम अज़ कम वो मंसूबा, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं चूँकि इस इलाके से हूँ, बहावलपुर, रहीम यार खान सादकाबाद, आप खुद उस एरिया से हैं, आपको खुद पता है, बाद में यहाँ बैठ के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव बना देते हैं किसी और के खिलाफ। वो ज़मीन तो किसी की है ही नहीं भाई, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। वो ज़मीन भाई आप लोग ले लें, SAFC ने बनाया, मैंने इतना ट्रांसपेरेंट निज़ाम कहीं नहीं देखा। बंजर ज़मीन उन्होंने नहीं, ट्रांसपेरेंसी के आलम ये था कि हमारे ऐसे लोगों ने ज़मीनें ली हैं जिनका बाकी कोई AC भी नहीं है, और SAFC ऑक्शन आया, उन्होंने बिड की और उन्हें ज़मीन मिल गई। आप अगर आपको ज़मीनें चाहिए, सिंध हुकूमत ले ले ज़मीनें भाई लीज पर, और कहे कि हमने एग्रीकल्चर इसको जो है ना कल्टीवेशन करनी है। लेकिन बात ये कि एक बड़ा काम, अच्छा काम कर रहा हो, उस काम को इस तरीके से मुतनाज़ा बनाना। अब मुराद अली शाह समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा वज़ीर आला है, जो तारीफ़ करनी चाहिए। बिलावल साहब खुद बड़ी वेल ग्रूम्ड शख्सियत हैं, ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, बेनज़ीर के बेटे हैं। अब मकसद कहने का कि इस तरह के लोग इस तरह का काम करें और इस तरह का मुतनाज़ा बना दें, मुझे खुशी होती है। आई हैव द करेज कि मैं आपके नेशनल TV पे बैठ के बात करता, अगर बिलावल और मुराद अली शाह के मुतालबा आता कि भाई इस काम में चुदराहट हमें दे दें, अख्तियार हमें दे दें कि नहरों की तकसीम, पानी कैसे करना, कैसे करना। कोई ऐसी बात नहीं जी, एक छोटा सूबा के लिए बात कर रहे हैं, हमने काम ही बड़ा करना है। हमने बंजर तो नहीं करना सिंध की ज़मीनों को, जो मकसद ही नहीं है ना, ये भी नहीं करना कि पंजाब हरियाली आ जाए और सिंध में बंजर आ जाए। तो ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इसके ऊपर कोई आईनी तरमीम कर कोई, जिस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है या इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, इस तरह की कमेटी बन जाए जिसमें चारों वज़ीर आला हों, वज़ीर आज़म हों और सबके बाकायदा नंबर हों, सबका मैंडेट हो, उसके बगैर आप वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कर ही ना सकें। मैं कहते हैं सही बात कर रहे हैं, आप उस मंसूबे के ही खिलाफ हो जाएं तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, बात की जा रही है कि जब हम बात करते हैं इस वक्त मौरूज़ी सियासत की, लेकिन अवाम जो है वो कहते हैं ना रुल गई है जी। यानी कि आपने बजट, आपने टैक्सेस, आपने सब कुछ जो है वो तनख्वाहदार तबके पे डाल दिया। आपके वज़ीर ख़जाना वो खुद इस चीज़ को एडमिट करते हैं। जो महंगाई में कमी की दावे किए जा रहे हैं, हालांकि उसकी शरह रोकी गई है, जो बढ़ने की शरह थी वो आवाम तक नहीं पहुँच रही। इवन अगर पेट्रोल सस्ता होता तो चीज़ें कम नहीं होती। ये वज़ीर ख़जाना की स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि हम मईशत की बेहतरी के लिए IMF के साथ अभी मुज़ाकरात हैं, फिर बजट भी आ रहा है, नए टैक्सेस का और दबाव आ रहा है, आपने लेवी बढ़ा दी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, उसको कम नहीं किया कि बिजली की मद में छूट दे देंगे, क्या बनेगा आवाम का? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, आप खुद एक तहकीकाती सहाफ़ी हैं और बड़ा इस दश्त की खाक छानते हुए आपको 2-3 दहाइयाँ गुजर गई, 4 दहाइयाँ। अर्ज़ ये है कि आपको याद होगा कि 19 के अंदर ये इकॉनमी आपकी डूब गई थी, जब कोविड की बात चल रही थी, और फिर कहा गया कि कोविड ने इनको आकर एक रिलीफ दे दिया है और दुनिया ने आप पे जो कर्जे थे उन पर कोई रिलैक्सेशन देना शुरू कर दी है। लेकिन इकॉनमी डूबी 22 में आकर, इकॉनमी डूबती भी 2-3 सालों में, खड़ी भी 3-4 सालों में होती है। उसके सम्राट एक स्टाइल है, जो लोग, आप खुद इकोनॉमिस्ट हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखिए, हमने पहले तो बहुत मेहनत की मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक करने की। मैं समझती हूँ इस 1 साल में मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक नहीं हुए, बल्कि शहबाज साहब की जो 16 महीने की कारकर्दगी थी प्लस ये 1 साल, ये प्लस 1 साल, यानी कंटिन्यूएशन थी। उसके सम्राट को निगरान दौर में भी देखे आपने, अब देखे
आपने देखा कि शरह सूद 24 से 12 पर आ गई। आपने बड़ा प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, महंगाई बढ़ने की शरह 38 से 1.5% पर आ गई। आपने देखा कि आपके रिजर्व जो 4-5 अरब डॉलर पे घूम रहे थे वो 15-17 अरब डॉलर पर चले गए। अब बात आपकी बिल्कुल वजनी बात है कि एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए माइक्रो इंडिकेटर्स आपको ठीक करना होते हैं। तो एक तो बात यह है कि अब हम इस कैपेसिटी के अंदर हैं कि आम आदमी को रिलीफ दे सकें, इसलिए हमने स्टैंड लेकर बिजली की कीमतें IMF के साथ स्टैंड लिया और बिजली की कीमतें 3.25 रुपये कम की, 3.25 रुपये पिछले 1 साल में कम, 12 रुपये हो गई हैं। ये चल रहा है कि जी नेपरा ने 1.5 रुपये कम किए, नेपरा ने 1.5 उसके अलावा की है जिसका इतलाक पिछले महीने से होगा। यानी वो तो महीने टू महीना नेपरा अपना केस वैसे स्टडी कर रहा होता है ना, आपकी यानी फ्यूल एडजस्टमेंट बाकी चीज़ें वगैरह, उसका इससे ताल्लुक ही नहीं है। ये तो एप्लीकेबल होगा अगले महीने से 12 यानी 3.25 रुपये पहले हुआ है, 8 रुपये और हो जाएगा। अब बात है कि आम आदमी, मैं अगर यहाँ बैठे होंगे आम आदमी पुरसकून है, खुशहाल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महंगाई में बड़ा दबा है वो। आपने जिस तरीके से दिवालिया होते हुए मुल्क को, हाँ मैं इसको लेट मी कंप्लीट, दिवालिया होते हुए मुल्क को आपने खड़ा किया और दिवालिया होने से बचाया, जो कि 22 मार्च अप्रैल में हो चुका था दिवालिया। बानी तहरीक इंसाफ लाहौर में बैठ के बड़े बड़े दावे करते थे कि दिवालिया हो गया मुल्क, श्रीलंका बनेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था, वो देख कर गया था कि मैंने मुल्क का हाल क्या किया है। लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई अजूबा हुआ, कोई शहबाज साहब की नीयत थी कि MD IMF उस दिन फ्रांस में मान गई, आपका प्रोग्राम दोबारा रीनेगोशिएट हो गया, अल्लाह ताला ने बरकत डाली और उसके बाद आपके हमसाया ममालिक रेमिटेंसेज आना शुरू हुई। अब मैं समझता हूँ कि वो टाइम है कि हम आम आदमी को रिलीफ दें और आम आदमी को रिलीफ नज़र भी आएगा, लेकिन उसके समरात असरात आपको ज़हर है अगले 6-8 महीने में ग्रेजुअली आप देखेंगे। हमारा बिल्कुल प्राइम फोकस है, मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन करें ऑन ओथ में आपसे बात कर रहा हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब का अगर कोई एक इशू पे फोकस है जो को दिन में 10 दफ़ा सोचते हैं, वो आम आदमी को रिलीफ देना है, आम आदमी को रिलीफ देना है, जिसमें 4 चीज़ें उन्होंने अपनी प्रायोरिटी पर रखी है। अशिया खुर्दोनोश 17 की जगह पर लेकर जाएँ कम अज़ कम, अद्वियाती कीमतें 17 की जगह पर लेकर जाएं। बिजली कीमतों के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब मुतमईन नहीं है, वो कहते हैं कि ठीक है अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत आई हैं, कम अज़ कम इसे मजीद इतना ही कम करें। इसी तरीके से गैस की कीमतों के हवाले से बड़ा वो कंसर्न है। तो मैं समझता हूँ कि हमें रिलीफ देना है, बड़ी मेहनत करना बाकी है, अल्लाह करे मुआशी इस्तेहकाम रह जाए। दार तक पे आप टैक्स लगाएं, अभी बजट की भी बात हो रही है, आप ज़राअत पे लगाएं, आप बड़े हारियों के मतलब हारियों को छोड़ के आप ज़मींदारों पे लगाएं। आपके पास बहुत कुछ ऐसा है। इसमें मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, कोई मिनिस्टर शायद इतनी करेज ना करे। मैं समझता हूँ कि हमारे टैक्स डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि वो अपना टैक्स का केक बड़ा करे, टैक्स नेट बढ़ाए। जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे टैक्स इंपोज जब आप कर देते हैं, पैसा तो रिकवर हो जाता है, लेकिन जाहिर है वो बड़ा नुकसान होता है। वो बड़ा तनख्वाहदार आदमी वो अपनी तनख्वाह से भी टैक्स दे रहा है, वो भी 20% से ज्यादा। उसके बाद वो हर चीज अशिया खुर्दोनोश पे भी टैक्स दे रहा है, ठीक है, उसको बिजली पे भी टैक्स लग रहा है, वो मिला के उसका 50% जो पैसा है वो उसका टैक्सेस में जा रहा है। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा कि आपके मुल्क के टैक्स के निज़ाम को बेहतर होना चाहिए। हम में से जो बंदा तनख्वाहदार है वो तो टैक्स दे देता है, वरना कोई और बंदा टैक्स नहीं देता, देने पे राजी नहीं है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। लेकिन तनख्वाहदार तबके पे मुसलसल टैक्स इंपोज करना मेरे ख्याल से नुकसानदेह है। ज़ाहिर है जो तनख्वाहदार तबका हमेशा हमारे साथ, आपकी जो शराय गुर्बत है वो आपकी बढ़ती जा रही है। जो आम आदमी है जो कि एक सफ़ेद पोस्ट जिसको हम कहते हैं, वो नीचे जाके वो आपका बिलो द पॉवर्टी लाइन जाना शुरू। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इसके हवाले से मैं वैसे अब आपने एक हाईलाइट किया, आपकी वजाहत से प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए हमारे ज़रखेज़ दिमागों को बैठना चाहिए जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, कि बजाय कि तनख्वाहदार तबके को मज़ीद हम ज़ाहिर तनख्वाह टैक्स इम्पोज करें और जो हम उन्हें 10-15% रिलीफ दे रहे हैं तनख्वाहें बढ़ाने का, वो टैक्स में चला जाता है। अभी मैंने ये देखा था कि हम प्रॉपर्टी के उसके ऊपर सेल परचेज के ऊपर जो कि एक पूरा कल्ट ऑफ माफिया है, ठीक है, उसके ऊपर हमने रिलैक्स करने की कोशिश की कि हमारी शायद इकोनॉमी बेहतर हो जाए, लेकिन IMF ने मैं मना कर दिया, हमने उस पर नहीं लगाया। हम तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें तो IMF मना नहीं करेगा। आप प्रॉपर्टी पे टैक्स और बढ़ाएं, आप ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं या ऐसे और सेगमेंट्स हैं जिसमें आप टैक्स बढ़ाएं। मैं इसमें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं चेयरमैन FBR से भी बात करूंगा, राशिद लंगड़ियाल साहब काबिल आदमी है, कि इसके ऊपर वाकई हमें सोचना है कि तनख्वाहदार तबका जो कि हमारी एक्सेस के अंदर मौजूद है। वजह ये होती है कि इजी है ना, नहीं, एक थानेदार है, एक बंदा उसके पास गिरफ्तार है, एक बाहर है। जो गिरफ्तार है वो उसकी पिटाई कर रहा है। तो तनख्वाहदार तबके का भी ऐसे है कि सिस्टम को बस बताना है और उसे सिस्टम में निकाल देना है। नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात को इंडोर्स की है, हालांकि मैं उसको ज़िबा कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं इसको इंडोर्स की है। मैं ज़िबा करने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो अपनी इस्तात से बढ़ के ख़त्म हो गया हुआ है और उसके लिए एक आपको बैरियर बनाना पड़ेगा। उज़ैफर साहब, मैं एक छोटा सा इससे सवाल ही करूँगा आपसे, और क्योंकि वक्त भी ख़त्म हो रहा है, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपको? देखिए, अगर आप सच नियर फ्यूचर में मुझे सच पूछें तो
जो कि तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ का मोटिव है, क्योंकि आप ज़रा किसी से भी बात करते हैं तो उसका सीवी देखते हैं, माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। बानी जब से सियासत में है उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि गैर मुस्तकिल मिजाजी, लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच। 14 से तो आप ख़ास तौर पे देख लें, बल्कि 11 से बिल खसूस और बिल अमूम अगर आप देखें तो 1996 से उनका ही स्टाइल रहा, मुशर्रफ के साथ बाकी चीज़ें। तो हुकूमत में भी थे गालम गलोच। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के पास दो ही रास्ते हैं। अगर तो सिस्टम में सर्वाइव करना है लंबा अरसा, एक लेगेसी कायम रखनी है, तो फिर तो ज़ाहिर है आपको कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा, अपने लिए मकबूलियत के साथ कबूलियत भी बनाना पड़ेगी, सियासी तलखी कम करना पड़ेगी, बड़ा दिल करना पड़ेगा। गालम गलोच, अपने हर सियासी मुखालिफ को गालियाँ दे देना, मुखालफत में बिलो द बेल्ट चले जाना, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली आहिस्ता 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 कट टू साइज़ होते चले जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है उसका नुकसान मुल्क को भी होगा। आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इमीडिएट नहीं आएगा। मैं समझता हूँ सियासी इस्तेहकाम के लिए सारी हाँ, वो भी इसलिए मैंने आपको एडमिट किया, सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि वो भी अपना दिल बड़ा करे। और ज़ाहिर है आप सियासतदान जो है वो हमेशा लचक का मुजाहरा करता है, वो 10 इश्यूज़ लेकर आता है, अगर उसको एक चीज़ भी मिल जाए वो खुश होकर चला जाता है। सियासतदान और ताकतवर हल्कों में ये फ़र्क होता है, उसमें लचक होती है। थैंक यू वेरी मच। हुज़ैफर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कुछ मुल्क की मईशत के हवाले से, कुछ मुल्क की मसाइल के हवाले से, सियासत के हवाले से। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं इमरान अगरा साहब, जो कि पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी हैं और रिपब्लिकन्स के साथ और इनके साथ जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, अमेरिका की सतह के हवाले से, और कांग्रेसमैन्स के साथ भी इनका बड़ा ताल्लुक़ है। तो जहाँ पे रिपब्लिकन्स की बात होती है या डेमोक्रेट्स की बात होती है, लेकिन इनका जो कनेक्टिविटी है इन तमाम हुकूमती जो सतह पे लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा रहता है। खुशामदीद कहते हैं इमरान साहब आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इमरान साहब, पाकिस्तान में मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 की बुनियाद पड़ी है और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है पाकिस्तान में। बहुत सारे MOU साइन हुए, अमेरिका ने भी बड़ी गहरी दिलचस्पी ली है। अब क्या समझते हैं कि एक मकरूज़ मुल्क है, डेफिनेटली कर्जा हम पे बहुत चढ़ चुका है, ये एक वे फॉरवर्ड नज़र आ रहा है आपको? एब्सोल्युटली, दुनिया ने ये रिकग्नाइज कर लिया है कि जो वे फॉरवर्ड अगली जो सेंचुरी है उसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स और मिनरल्स, प्रेशियस मेटल्स जो उनका ज़रूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशली। उसका पहला जो आपने ट्रेलर देखा था वो देखा था कि US की गवर्नमेंट ने यूक्रेन के साथ जो डील की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो मिनरल राइट्स आप वो हमें दें एंड वी विल रेस्क्यू यू। तो वहाँ से लोगों ने टिप पकड़ी है कि आइंदा जो आने वाला फ्यूचर है वो मिनरल्स का है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जो गवर्नमेंट है या लीडरशिप है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, आई थिंक दे आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। दे मेड अ वेरी स्मार्ट मूव कि उन्होंने फॉरेन कॉन्फ्रेंस बुलाई है और लोगों को, दुनिया को बताया है कि दिस इज़ व्हाट वी हैव, डिपॉजिट्स किस तरह के हमारे पास पड़े हैं, कम टेक अ लुक, सी इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट इट, एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड इन जनरल। तो यानी आप ये समझते हैं कि शेयरिंग जो होगी वो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब सिर्फ ये डिपेंड देखना ये है कि हाउ फास्ट द प्रोसेस विल बी टू अकोमोडेट दोज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अगर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती हैं और उनको रन अराउंड मिलता है कि उनको यहाँ से परमिशन लेने के लिए, लाइसेंसेस लेने के लिए, और उसके लिए SIFC बना दी गई है फास्ट ट्रैक के लिए। हाँ, अगर वो फास्ट ट्रैक वाकई में करते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स हु विल बी विलिंग टू कम इन। अगर रेड टेप रहेगी तो वी विल बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन ये जो SIFC का इनिशिएटिव है, आर्मी चीफ वहाँ पे खुद भी मौजूद थे और सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न्स थे उसको भी एड्रेस कर दिया गया। तो आप ये समझते हैं कि ये एक विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बन रही है? इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्पेशली। क्यों? ये कुड बी अ गेम चेंजर। नॉट टू लॉन्ग अगो मिडल ईस्ट के अंदर आपको पता है जो अरेबियन कंट्रीज थे, दे डिडंट हैव एनीथिंग। द मोमेंट द ऑयल वाज डिस्कवर्ड तो उनकी जो है ना सारी लाइफ चेंज हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे अगर मिनरल्स के जो डिपॉजिट्स हमारे पास यहाँ पे ओर्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, गोल्ड है, कॉपर है, लिथियम का आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ मेटल्स जिसके अंदर चाइना ने भी इंटरेस्ट शो किया है, अमेरिका ने भी शो किया है, कैनेडियन कंपनीज भी हैं। इट वाज अ हाउसफुल, डे 1 के अंदर हाउसफुल था। आई वाज सरप्राइज टू सी, एंड आई थिंक दे फ्यू बिलियन डॉलर्स की उन्होंने MOU साइन भी कर लिए हैं। करंटली दो एस्टिमेट जो है कि पाकिस्तान हैज़ क्लोज टू $36 ट्रिलियन एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पे मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं। सो इट्स अ नाइस वे टू शोकेस इट। हुएवर केम अप विद द आइडिया कि पाकिस्तान को ना शोकेस करना चाहिए कि हमारे पास क्या है, कम एंड टेक अ लुक। तो
अच्छा उन्होंने डिसीजन किया है। व्हाट विल बी द ट्रम्प्स पॉलिसी, लाइक आप समझते हैं ना कि जिस तरह वो टैक्सेस लगा रहे हैं, चाइना पे लगाए, दीगर ममालिक पे, पाकिस्तान पे भी लगाए, पाकिस्तान ने कहा कि हम उनसे बात करेंगे, रिएक्ट नहीं किया अभी पाकिस्तान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने ना आज से कोई 20 साल पहले एक बुक लिखी थी, आर्ट ऑफ डील। जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उसका ट्रंप का माइंड सेट क्या है। ट्रंप इज़ न्यूयॉर्कर एंड अ बिजनेसमैन। न्यूयॉर्क, जस्ट बीइंग अ न्यूयॉर्कर सेज इट ऑल, इट सम्स इट अप। तो उसकी जो आर्ट ऑफ डील है ना, दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, जो उसने टैरिफ लगाए हैं, टैक्सेस लगाए हैं, बिकॉज ही वांट्स टू ब्रिंग पीपल टू द नेगोशिएटिंग टेबल सो दे द अमेरिका कैन हैव अ फेयर डील विद ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि उनका जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंस है वो ये है, द वर्ल्ड हैज़ बीन जो है ना वो रॉबिंग द अमेरिकन इकानमी ब्लाइंड, नो हाईवे रॉबरी उन्होंने कहा था हो रही थी। ही वांट्स टू फिक्स दैट एंड ही वांट्स टू फिक्स दैट फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका, यू नो, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ वेरी पॉपुलर। अच्छा, अभी एक कांग्रेस के डेलीगेशन की बात जो पहुंचाया, जो बड़े नाम हाई लेवल उस पर किया, बड़ा सीक्रेट रखा गया, कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव ऐसा बन रहा था कि ट्रंप आएगा, हुकूमत के अंदर कुछ मसाइल थे जो पीटीआई के हवाले से बात की जा रही है, फिर रिचर्ड गर्नेल की बात की गई, अब कुछ कांग्रेस मैन के हवाले से बात की जा रही है कि शायद वो किसी मिशन पे आ रहे हैं, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन, कोई लेजिस्लेशन कराने की कोशिश की गई। व्हाट इज़ द इनसाइड स्टफ, बीच में से क्या चीज़ है, ऐसा क्या हो रहा है जो यहाँ पे एक ऐसी परसेप्शन बिल्ड की जा रही है? पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर हैं ना, Conspiracy theory वो की है। रूमर फैक्ट्रीज हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी, वी लव इट। हाँ। हमारा ये कौमी खेल है, वी लव इट, वी लव केयास, वी लव एंट्रोपी, तख्ते उल्टने, तख्ते बुर्ज उल्टा देने, यू नो, तमाशबीनी जो है ना वो हमारा शुगल है। वी लव इट, वी आर, दैट शोज कि वी आर नॉट सीरियस पीपल। जो सीरियस पीपल ना, दे नो कि एवरी टाइम अ यूएस कांग्रेसमैन और सेनेटर कम्स टू पाकिस्तान, इट इज़ यूजुअली जी टू जी। ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में के अंदर अमेरिका के अंदर अमेरिका से कांग्रेसमैन आए, ये पहले भी आते रहते हैं। सो इट्स अ बायलैटरल रिलेशनशिप आई बिलीव, एंड इट इज़ नॉट सीक्रेट। जो कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी हैं न्यूयॉर्क के, और कांग्रेसमैन जनरल बर्गमैन हैं मिशिगन के, दोनों चेयर एंड को चेयर हैं पाकिस्तानी कांग्रेशनल कॉकस के। वो टॉम स्वाजी पहले भी कई दफ़ा आ चुके हैं, उन्होंने काफ़ी पाकिस्तानी लोगों की हेल्प की है इन मैनी वेज़। पाकिस्तानी कम्युनिटी लव्स टॉम स्वाजी, स्पेशली इन न्यूयॉर्क। इसी तरह जनरल बर्गमैन है, ही दिस इज़ हिज फर्स्ट विजिट, ही वांट्स टू सी कि इतनी वाइब्रेंसी इस खित्ते के अंदर है। पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है दे आर वेरी वाइब्रेंट, यू नो। फर्स्ट टाइम हुआ है इन डेकेड्स के पाकिस्तानी डायस्पोरा यूएस पॉलिटिक्स के अंदर दे आर स्टार्टिंग टू लर्न हाउ थिंग्स वर्क। सो इस तरह का जो दौरा है, इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी अमेरिकन्स, government of Pakistan, and at the same time US government. Congressman Tom Swazi meets with the Pakistani Americans on a regular basis. He knows Pakistani Americans for the last 30-35 years, you know, and he's very well versed in, and he's very well liked, and he's a good friend of Pakistan. तो एक तरफ रिजीम चेंज की बात की जाती है, उसका इल्ज़ाम भी अमेरिका पे डाला गया, उसके बाद रिजीम को बहाल करने के लिए भी उसका भी सारा सेरा अमेरिका पे डाला जा रहा है, उससे तवक्कुआत की जा रही हैं। क्या लगता है कि आपके पास, अमेरिका के पास इतना टाइम है और अमेरिकी जो स्टेटमेंट्स हैं या जितनी भी चीज़ें आती हैं आपके सामने हैं? कितनी मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनसे पूछा जाता रहा कि रिजीम चेंज हुई, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, तो सारा उन्होंने तो इसको डिसोन किया हमेशा। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसके अंदर तो आपने देखा होगा, इट सीम्स लाइक अ गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स ना। कभी किसी की बारी आ जाती है, कभी किसी की बारी आ जाती है। वी आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना। हमारे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, हमारे मुल्क के अंदर इकानमी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऑल दोज सब्जेक्ट्स है ना, उस पर अभी काम हो रहा है, चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो हम जब वेस्ट में चले जाते हैं ना, यूरोप या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे कुछ साल रहने के बाद हम ये वी स्टार्ट टू इमेजिन कि पाकिस्तान को ना रातों रात ऐसा हो जाना चाहिए। विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग है, इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंकिंग है, बट यू हैव टू बी रियलिस्टिक। दीज थिंग्स can be done, but you cannot blame or request or demand from the government or current government or a politician or a prime minister or president alone. People of Pakistan have to participate in this nation building. They alone cannot do it. अगर people of Pakistan हिम्मत करके उनके साथ मिलकर, कोई भी गवर्नमेंट हो, doesn't matter,
मिलकर वो हाथ बढ़ाते हैं। इसी दिस इज़ हाउ नेशंस आर बिल्ट। ग्रीस, अपना यूरोप के अंदर देख लें आप, चाइना के अंदर देख लें, जापान के अंदर देख लें, वर्ल्ड वार से गुजरे हैं, 1 से 2 से, दे रीबिल्ड देमसेल्फ। बट पीपल, most important thing are the people of Pakistan, not the politicians, not the establishment. They are also people of Pakistan. Time to time इसके जो change of guards होती रहती है, we have to be tolerant about it. जो भी आए, जिसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि we'll run the show, we'll run the show. इस survival of the fittest यहाँ पे है, इसकी आगे कोई बात नहीं है, लेकिन focus should be on the fast tracking द एवोल्यूशन प्रोसेस, ताकि दुनिया के अंदर हम भी उस मुकाम पे पहुंच सकें जहां पे हमें पहुंचना चाहिए। पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ पे मौजूद है और देयर आर सो मैनी, जैसे कहते हैं रूमर्स, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे डेफिनेटली लॉबिस्ट फर्म्स हैं और जिसमें इंडिया उसको एक्टिवेट करता है, इसराइल करता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ने भी कोई लॉबिस्ट हायर किए हैं या कुछ रिजीम चेंज के हवाले से जो और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बातें की जा रही हैं, उस पर भी कोई बात हो रही है? आई डोंट थिंक सो। यहाँ अगेन जो रूमर फैक्ट्रीज है ना, वो थोड़ा सा एग्जैजुरेट करती हैं, इसलिए एज फार एज आई नो एट द मोमेंट नो। देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन यूट्यूब, जो यूट्यूबर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को और सबको टेक ऑन कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा परसेप्शन बिल्ड की जा रही है। जो यूट्यूबर्स हैं, देखिए जी, उन्होंने प्राइमरीली दे स्टार्टेड दिस, जो भी वो कर रहे हैं, दे स्टार्टेड दिस एज एन एजुकेटिंग पीपल, फिर वो एडवोकेसी की तरफ आ गए। अब जो है, कुछ सारे नहीं, कुछ ऐसे हैं, दे हैव टेकन साइड्स, ठीक है कि नहीं? ऑलमोस्ट 100% मैं कहूँगा साइड्स ले रहे हैं, जो 7, 8, 10, 12 जिनकी मैं बात करूँ, आपको जुनूद है। और सारे लोग एबल हैं, उन्होंने पास के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात है उनकी। दे आर एजुकेटेड पीपल हैं, दे आर वेल लाइक पीपल हैं, उनकी अच्छी फॉलोइंग है, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। अब सडनली इट हैज़ बिकम पोलराइज्ड। आई थिंक वी कैन फिक्स इट, इट्स डूएबल, कोई ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो भी हुज़ हु हैं, दे नीड टू एंगेज विद देम, एंगेज विद डायस्पोरा एंड एंगेज विद द पीपल हु आर एडवोकेटिंग व्हाटएवर देयर बिलीव्स आर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इमरान उगरा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया और कुछ हक़ाइक़ जो हैं, ज़मीनी हक़ाइक़, वो आप तक हमने पहुँचाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।